मैं डॉक्टर प्रेमलता गांधी इतिहास की महत्ता के बारे में अपना मत दूंगी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ऐतिहासिक स्थलों का और अवशेषों का वर्णन किया गया है। विश्व में किस तरह से इतिहास को देखा गया है, उसको परिभाषित किया गया है, कहाँ शब्दकोश में उसका कैसा अर्थ बताया है, इसको बताने का प्रयास किया गया। अब हमें यह देखना है कि आखिर हम माध्यमिक कक्षाओं में के पाठ्यक्रम में इतिहास पढ़ाते हैं, पर क्यों पढ़ाते हैं, उसकी क्या महत्ता है, इसका वर्णन हम करेंगे। पीटर एन स्टर्न्स ने भी अपनी 1998 में ये बात कही है कि इतिहास हमें लोगों को, समाज को समझने में मदद करता है। अब वो समाज को समझने में कैसे मदद करता है? जैसे कि प्राचीन युग में पहिया बना, तो पहिया बनाने से पहले लोगों ने सोचा होगा कि आदमी पैदल चलता है, यानी 2 डंडियां हैं, 2 डंडियों को गोल गोल घुमाओ। तो 2 डंडियों को गोल गोल घुमाया तो पहिए का आविष्कार हो गया। इस प्रकार से यह जो समाज कार्य कर रहा है, जो समाज में निरंतर चिंतन चल रहा है, उस चिंतन का विश्लेषण करके समाज एक नया आधार प्रदान करता है। बहुत ही बड़ा, अलग अलग विषयों में, और लोग उससे प्रेरणा लेके अपने जीवन को, वर्तमान जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाना, उसमें मदद मिलती है। इतिहास हमें बदलने और कैसे समाज में रहने के लिए, इसमें हमें कैसे मदद मिलती है। तो हम सभी विषयों को एक साथ देखें, जैसे कि राजनीति विज्ञान में, तो राजनीति विज्ञान का स्वरूप आज जो है, ऐसा बहुत प्राचीन समय में होगा ऐसा नहीं। धीरे धीरे प्रगति करते करते संपूर्ण विश्व में राजनीति का विकास हुआ है, जो आज हमें राजतंत्र, प्रजातंत्र के स्वरूप में नजर आता है। हमारे अपने जीवन में इतिहास का भी बहुत महत्व है। इतिहास हर विषय का इतिहास है। नागरिक शास्त्र का जैसे इतिहास है, तो कला का इतिहास है। कला में कई सारी कलाएं हैं। कहानी कथन की कला है, नाटक की कला है, ड्राइंग की कला है। इस तरह से कई सारी कलाएं हैं जिनका मानव उपयोग करता है और आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को प्रेषित। इसी संदर्भ में नागरिकता का अध्ययन करने के लिए भी इतिहास की आवश्यकता रहती है कि नागरिक को किस प्रकार से मौलिक कर्तव्य दिए जाएं, किस तरीके से उसको अधिकार दिए जाएं, अधिकार और कर्तव्य में किस तरह का नाता हो। प्राचीन समय में ऋण हुआ करते थे, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। तो इस तरह से ऋण का उऋण होना, वही वर्तमान का अधिकार और कर्तव्य है। इतिहास का विद्यार्थी क्या कौशल विकसित करता है? इतिहास के विद्यार्थी के साथ बहुत बड़ी विडंबना है। एक विषय के विद्यार्थी को एक विषय ही पढ़ना है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी को संपूर्ण मानव जाति की सभ्यता और संस्कृति को पढ़ना है, और संपूर्ण सभ्यता संस्कृति का कौशल विकसित कर आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करना है।
इतिहास का काम कि दुनिया में उपयोगी है, जिस प्रकार से अपने देश में उपयोगी है, अपने स्थानीय परिवेश में उपयोगी है, अपने राज्य में उपयोगी है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतिहास उपयोगी है। इतिहास की जांच कौन करता है? क्या पुरावेत्ता करता है? क्या रसायन विज्ञान के जो लोग हैं वह इतिहास का ज्ञान करते हैं? क्या जो भाषाविद है वह इतिहास का ज्ञान प्राप्त करते हैं? इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? किन किन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के माध्यम से इतिहास को जाना जाता है? सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी स्रोत क्या है, प्राथमिक स्रोत हमारे क्या क्या है। प्राथमिक स्रोत में जो उसी समय उन्हीं के लोगों के द्वारा लिखा, रचा, बोला गया है या कोई प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, वही उसके प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे उस समय के कई कविताएं होती हैं, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, संगीत होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। कई सारे हमको उपकरण भी मिलते हैं, साधन भी मिलते हैं, अवशेष भी मिलते हैं, जिनको हम इतिहास की भाषा में अवशेष कहते हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वह डॉक्यूमेंट्स शिलालेख भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, ताम्रपत्र पर भी हो सकते हैं। वो सारे प्राइमरी स्रोत आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, वह भी उस ओरल मौखिक रूप से गिने। द्वितीयक स्रोत में उन प्राथमिक स्रोत के द्वारा जिन्होंने लिखा है उसी को द्वितीयक स्रोत में गिना जाता है। द्वितीयक स्रोत में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे इसमें लिखा है, नीदरलैंड में मेरी खुद की इतिहास की शिक्षा कई पाठ्य पुस्तकों से भरी हुई थी जो प्रकृति में काफी पश्चिमी थी। दुर्भाग्य से दुनिया के अन्य क्षेत्रों के संबंध में कम विशेषता की पेशकश की। इसके अलावा जब लेखों की बात आती है तो पत्रिकाओं में दूसरों की तुलना में बेहतर प्रतिष्ठा होती है। इस तरह से यह सारे द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रेमलता गांधी।